सेलफोन के कारण नोकिया के मशहूर होने से पहले इसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। नोकिया ने फिनलैंड में एक छोटे से कागज बनाने वाले व्यवसाय के रूप में शुरुआत की थी। ये सोच पाना मुश्किल है कि एक कंपनी जो कभी सिर्फ लकड़ी की प्रोसेसिंग करती थी, वो सेलफोन की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक बन जाएगी। यह कहानी 1865 में शुरू हुई थी। एक फिलिश इंजीनियर फ्रेडरिक ईडेस्टाम ने फिनलैंड के टाम्पर में टामारकोस्की रैपिड्स के पास एक पल्प मिल स्थापित की थी। पल्प मिल एक फैक्ट्री होती है जहां लकड़ी को नरम सामग्री में बदला जाता है ताकि उसका इस्तेमाल कागज बनाने में किया जा सके। फिनलैंड इस तरह के व्यवसाय के लिए अच्छा है क्योंकि वहां बहुत सारे जंगल हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं जिन्हें ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एडेस्ताम का व्यवसाय बढ़ा। 1868 में उन्होंने नोकियन विल्टा नदी के पास और नोकिया शहर में दूसरी मिल बनाई। इसी जगह के नाम से नोकिया नाम आया। 1871 में फ्रेडरिक एडेस्ताम और लियो मेकस ने इसे स्थापित किया। कई वर्षों तक नोकिया का मुख्य व्यवसाय कागज और लकड़ी से बने उत्पाद थे, लेकिन कंपनी वहीं नहीं रुकी। 1896 में एडेस्ताम ने सेवानिवृत्ति ले ली। लियो मेकस नोकिया के नेताओं में से एक बन गए। उन्होंने देखा कि नदी की तेज धारा का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए 1902 तक नोकिया ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी कदम रखा। जैसे जैसे नोकिया बढ़ रही थी, दो फिनिश कंपनियां थीं जो आगे चलकर इसकी कहानी का अहम हिस्सा बनेंगी। पहली थी फिनिश रबर वर्क्स। ये कंपनी रबर बूट्स, टायर और अन्य रबर से बने उत्पाद बनाती थी। दूसरी कंपनी थी फिनिश केबल वर्क्स, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। ये कंपनी बिजली, टेलीग्राफ और टेलीफोन के लिए केबल बनाती थी। समय के साथ ये तीनों व्यवसाय आपस में जुड़ गए। 1922 तक नोकिया, फिनिश रबर वर्क्स और फिनिश केबल वर्क्स सभी एक ही प्रबंधन के अधीन आ गए थे। यह एक जुड़ा हुआ प्रबंधन था, लेकिन वे अभी भी अलग अलग कंपनियां थीं। ये 1967 में बदल गया। तीनों कंपनियों को मिलाकर नई नोकिया कॉरपोरेशन बनाई गई। इस विलय के कारण नोकिया कई तरह के उत्पाद बनाने लगी। वे कागज, रबर उत्पाद, टायर, केबल और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाते थे। इसका मतलब है नोकिया अभी भी सिर्फ मोबाइल फोन पर केंद्रित कंपनी बनने से काफी दूर थी। लेकिन नोकिया का एक हिस्सा धीरे धीरे बहुत महत्वपूर्ण बन गया। ये था इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार। 1960 और 1970 के दशक नोकिया ने रेडियो और संचार उपकरण बनाना शुरू किया। कंपनी ने फिनलैंड की सेना के लिए भी उपकरण बनाए और टेलीफोन नेटवर्क के व्यवसाय में भी प्रवेश किया। जैसे जैसे संचार तकनीक विकसित हुई, नोकिया ने भी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन बनाना शुरू किया। 1982 में मोबिरा सीनेटर लॉन्च किया गया। यह एक कारफोन था जिसे नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क या एनएमटी के लिए बनाया गया था। यह आज के सेलफोन की तुलना में बड़ा और भारी था। इसे ले जाना भी आसान नहीं था क्योंकि इसे खास तौर पर गाड़ी में इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन मोबिरा सीनेटर महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने दिखाया कि नोकिया मोबाइल संचार उपकरण बना सकता है। आने वाले वर्षों में नोकिया ने वायरलेस संचार पर और भी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। इसी के साथ यूरोप में मोबाइल फोन के लिए एक नया सिस्टम बनाया जा रहा था। इसे GFN कहा गया। GSM ने मोबाइल फोन को अलग अलग देशों में इस्तेमाल करना आसान बना दिया। GSM तकनीक के निर्माण में नोकिया ने बहुत बड़ी मदद की। 1 जुलाई 1991 को फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैरी होल्केरी ने नोकिया उपकरण का उपयोग करके पहली आधिकारिक GSM फोन कॉल की। यह नोकिया के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि दुनिया डिजिटल सेलफोन की ओर बढ़ रही थी और नोकिया उन कंपनियों में से एक था जो इस नई तकनीक में सबसे आगे था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। 1990 के शुरुआती वर्षों में फिनलैंड गंभीर आर्थिक संकट से गुजरा। सोवियत संघ भी टूट गया, जो लंबे समय से कई फिनिश कंपनियों का बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इसी दौरान नोकिया भी मुश्किलों का सामना कर रही थी और उसे यह तय करना था कि वो असल में किस तरह की कंपनी बनना चाहती है। 1992 में योर्मा ओलिला नोकिया के CEO बने। वह पहले कंपनी के मोबाइल फोन व्यवसाय का प्रबंधन करते थे। ओलिला ने देखा कि टेलीकम्युनिकेशन का भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए नोकिया ने एक बड़ा बदलाव किया। उसने धीरे धीरे वे सारे व्यवसाय बेच दिए या छोड़ दिए जो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े नहीं थे। अब वह अपना समय और पैसा बहुत सारे उत्पादों में बांटना नहीं चाहता था। इसके बजाय नोकिया ने मोबाइल फोन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। यह बहुत बड़ा जोखिम था। नोकिया पहले एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत सारे उत्पाद बनाती थी। अब इसका भविष्य का बड़ा हिस्सा एक ऐसी इंडस्ट्री पर निर्भर था जो बहुत तेजी से बदलती है और ये बढ़ रही थी। लेकिन 1990 के दशक तक
ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खुद का सेलफोन चाहने लगे। हर कोई अपना खुद का सेलफोन चाहता था और नोकिया सही समय पर सही जगह थी। वो कंपनी जिसने कभी कागज बनाकर शुरुआत की थी, अब दुनिया की सबसे बड़ी सेलफोन कंपनियों में से एक बनने जा रही थी। 1990 के शुरुआती दौर में नोकिया अभी तक सबसे बड़ी सेलफोन कंपनी नहीं थी। उस समय मोटोरोला और एरिक्सन ज्यादा मशहूर थे। लेकिन नोकिया को विश्वास था कि एक समय आएगा जब सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि आम लोग भी सेलफोन का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें विश्वास था कि ये आम लोगों के लिए भी सामान्य चीज बन जाएगी। इसलिए नोकिया ने ऐसे सेलफोन बनाए जो छोटे, इस्तेमाल में आसान और ज्यादा किफायती थे। कई नोकिया फोन की बैटरी लाइफ भी लंबी थी और ये फोन अपनी मजबूती के लिए मशहूर हो गए। नोकिया बहुत तेजी से बढ़ा। 1998 में इसने मोटोरोला को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे बड़ा सेलफोन निर्माता बन गया। नोकिया के सबसे मशहूर सेलफोन में से एक नोकिया 3310 साल 2000 में लॉन्च हुआ था। यह फोन बहुत साधारण था। इसमें ना तो कैमरा था, ना टच स्क्रीन और ना ही एप्स, लेकिन इसकी बैटरी लंबी चलती थी, इस्तेमाल में आसान था और बहुत मजबूत था। इसमें स्नेक नाम का गेम भी था जो बहुत सारे यूजर्स का पसंदीदा बन गया था। फोन का कवर भी बदला जा सकता था जिससे लोग अपनी पसंद का डिजाइन चुन सकते थे। नोकिया 3310 की बिक्री जबरदस्त रही। अनुमान है कि इसकी 120 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स बिकी थीं। इतनी यूनिट्स बिकी थीं, इसलिए आज भी ये नोकिया के सबसे मशहूर पुराने मोबाइल फोनों में से एक है। लेकिन एक और नोकिया फोन है जिसकी बिक्री इससे भी ज्यादा हुई। 2003 में नोकिया 1100 लॉन्च किया गया था। इसे साधारण और सस्ता बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सकें। फोन में टॉर्च भी थी। ये उन जगहों पर बहुत मददगार साबित हुई जहां रोशनी कम थी या अक्सर बिजली चली जाती थी। नोकिया 1100 की 250 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इसी वजह से यह इतिहास के सबसे ज्यादा बिकने वाले मोबाइल फोनों में से एक बन गया। नोकिया की सफलता के कारणों में से एक ये था कि उसके पास कई तरह के मोबाइल फोन थे। पहली बार इस्तेमाल करने वालों के लिए सस्ता फोन था, काम के लिए ज्यादा मजबूत मॉडल था, कैमरा और म्यूजिक प्लेयर वाला फोन भी था, बिजनेस के लिए और भी एडवांस्ड फोन मौजूद थे। इसका मतलब है लगभग हर बजट या जरूरत के लिए किसी के पास नोकिया फोन खरीदने का विकल्प था। नोकिया ट्यून नाम की धुन भी बहुत मशहूर हो गई थी। इसे सबसे पहले 1990 के दशक में नोकिया फोन में इस्तेमाल किया गया था। नोकिया के इतने ज्यादा यूजर्स थे कि ये दुनिया की सबसे मशहूर रिंगटोन में से एक बन गई थी। जैसे जैसे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ती गई, नोकिया भी लगातार बड़ा होता गया। 2005 तक नोकिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी बन गई थी। उसी साल कंपनी ने लगभग 265 मिलियन मोबाइल डिवाइस बेचे और उसके पास ग्लोबल मार्केट का लगभग 1/3 हिस्सा था। अगले कुछ सालों में कारोबार और भी ज्यादा बढ़ गया। 2007 में नोकिया की बिक्री 51 बिलियन यूरो से भी ज्यादा हो गई थी। कंपनी के पास पूरी दुनिया के सेलफोन मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा था। फिनलैंड के छोटे से पेपर बिजनेस से नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बन गई थी। लेकिन उसी साल संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नया सेलफोन पेश किया गया। 9 जनवरी 2007 को एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन पेश किया। इसका लुक उस समय के ज्यादातर लोकप्रिय सेलफोन से अलग था। इसकी स्क्रीन बड़ी थी और इसमें लगभग कोई फिजिकल बटन नहीं थे। फोन को कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन के जरिए उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसने सेलफोन, म्यूजिक प्लेयर और इंटरनेट डिवाइस को एक ही प्रोडक्ट में जोड़ दिया। उस समय नोकिया अभी भी सेलफोन मार्केट का राजा था, लेकिन आईफोन के आने से एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। धीरे धीरे लोगों की पसंद बदलने लगी। अब सिर्फ कॉल और टेक्स्ट में अच्छा होना सेलफोन के लिए काफी नहीं था। इंटरनेट, टच स्क्रीन, सॉफ्टवेयर और एप्स भी ज्यादा जरूरी हो गए थे और यहीं से नोकिया की सबसे बड़ी समस्या शुरू होने वाली थी। जब पहला आईफोन आया तो नोकिया तुरंत नहीं डरी। नोकिया का अभी भी सेलफोन मार्केट में बड़ा दबदबा था। उस समय बहुत से लोग मानते थे कि आईफोन में भी कमजोरियां हैं। इसमें फिजिकल कीपैड नहीं था, कैमरा सीमित था और ये कई नोकिया फोनों की तुलना में महंगा था। नोकिया के पास भी उस समय अपना एडवांस्ड फोन था। उनमें से एक था नोकिया N95। इसमें कैमरा, जीपीएस, वाईफाई, म्यूजिक प्लेयर और कई ऐसे फीचर्स थे जो पहले आईफोन में नहीं थे। लेकिन एक बड़ा फर्क था, आईफोन का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान था। इसकी टच स्क्रीन बड़ी थी और फोन को उंगली से कंट्रोल किया जा सकता था। इंटरनेट ब्राउज करना और अलग अलग फीचर्स का इस्तेमाल करना भी ज्यादा आसान था। आईफोन और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया जब 2008 में एप्पल ने ऐप स्टोर शुरू किया। यह यूजर्स गेम्स और दूसरी ऐप्स डाउनलोड कर सकते थे। इसकी वजह से अब मोबाइल फोन सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए ही नहीं रह गया था।
इसमें और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती थीं। यही वो बड़ा बदलाव था जिसके साथ कदम मिलाना नोकिया के लिए मुश्किल हो गया। नोकिया स्मार्टफोन्स में जो मुख्य सिस्टम इस्तेमाल होता था उसे सिम्बियन कहा जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस वो मुख्य सॉफ्टवेयर है जो फोन को चलाता है। सिम्बियन काफी समय से सफल रहा था। इसे उस दौर में बनाया गया था जब ज्यादातर मोबाइल फोन में फिजिकल बटन और छोटी स्क्रीन हुआ करती थीं। जब टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स लोकप्रिय हो गए तो नोकिया के लिए सिम्बियन को नए तरह के फोन के हिसाब से बदलना मुश्किल हो गया। इसी दौरान एक और बड़ा प्रतिद्वंदी आने वाला था। 2007 में गूगल और दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने एंड्रॉयड पेश किया। ये भी स्मार्टफोन्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। सैमसंग, एचटीसी और एलजी जैसी कई मोबाइल कंपनियों ने एंड्रॉयड फोन बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से नोकिया को अब दो बड़े प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ था एप्पल का आईफोन, दूसरी तरफ थे कई एंड्रॉयड फोन। फिर भी नोकिया के बहुत सारे मोबाइल फोन बिक रहे थे, लेकिन स्मार्टफोन मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा था। 2010 तक आते आते स्मार्टफोन मार्केट में नोकिया की हिस्सेदारी कम होने लगी थी। इस बीच एप्पल और एंड्रॉयड फोन बनाने वाली कंपनियां तेजी से मजबूत हो रही थीं। नोकिया को अब एक बड़ा फैसला लेना था। सितंबर 2010 में स्टीफन एलोप नोकिया के नए सीईओ बने। वो पहले माइक्रोसॉफ्ट में एग्जीक्यूटिव थे। वो नोकिया के पहले सीईओ थे जो फिनिश नहीं थे। एलोप ने देखा कि नोकिया नई स्मार्टफोन मार्केट में पीछे छूट रहा है। कंपनी का नाम अभी भी बहुत मजबूत था, लेकिन उसे अपनी आने वाली फोनों के लिए एक और आधुनिक सिस्टम की जरूरत थी। नोकिया एक नया सिस्टम बना रहा था जिसे मीगो कहा जाता था। लेकिन 2011 में कंपनी ने एक अलग फैसला लिया। नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। नोकिया अपने नए स्मार्टफोनों के लिए विंडोज फोन को मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है कि नोकिया धीरे धीरे सिम्बियन को अपने स्मार्टफोनों के मुख्य सिस्टम के रूप में छोड़ देगा। ये कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव था। 2011 में नोकिया ने नोकिया N9 भी लॉन्च किया। इसमें मीगो का इस्तेमाल किया गया था और इसका डिजाइन पुराने नोकिया स्मार्टफोनों से बिल्कुल अलग था। यह टच स्क्रीन और स्वाइप जेस्चर का इस्तेमाल करता था ताकि फोन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन नोकिया ने मीगो को अपना मुख्य सिस्टम नहीं बनाया। कंपनी अब विंडोज फोन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। यहीं से लूमिया सीरीज की शुरुआत हुई। नोकिया लूमिया 800 उन पहले लूमिया फोनों में से एक था जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद और भी लूमिया मॉडल्स आए। कई लूमिया फोनों का डिजाइन बहुत अच्छा था और नोकिया अब भी बेहतरीन हार्डवेयर बनाने के लिए जाना जाता था। लेकिन विंडोज फोन के साथ एक बड़ी समस्या थी। इसमें आईफोन और एंड्रॉयड की तुलना में कम ऐप्स थे। आजकल स्मार्टफोन चुनने में एप्लीकेशंस बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। अगर कोई मशहूर गेम, सोशल मीडिया ऐप या कोई और सर्विस आईफोन और एंड्रॉयड पर उपलब्ध है लेकिन विंडोज फोन पर नहीं है, तो लोगों को स्विच करने के लिए मनाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए भले ही लूमिया फोन अच्छे थे, नोकिया के लिए वापसी करना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे आईफोन और एंड्रॉयड बढ़ रहे थे, वैसे वैसे स्मार्टफोन मार्केट में नोकिया का हिस्सा लगातार घटता जा रहा था और आने वाले कुछ सालों में उसकी ये समस्या एक बड़े फैसले तक पहुंच गई। नोकिया के सेलफोन बिजनेस में लगातार बदलाव आ रहे थे और फिर एक बड़ी समस्या भी आ गई। बहुत सारे डेवलपर्स विंडोज फोन के लिए ऐप्स बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि इसके यूजर्स बहुत कम थे, और बहुत सारे लोग विंडोज फोन खरीदना नहीं चाहते थे क्योंकि उसमें ऐप्स बहुत कम थे। जब ये सब हो रहा था, नोकिया स्मार्टफोन्स की बिक्री लगातार गिरती जा रही थी। वो कंपनी जो कभी पूरी दुनिया में सबसे आगे थी, स्मार्टफोन मार्केट में बहुत तेजी से पीछे छूटने लगी थी। सितंबर 2013 में नोकिया ने एक बड़ा फैसला लिया। नोकिया ने घोषणा की कि वो अपनी लगभग पूरी मोबाइल फोन बिजनेस को माइक्रोसॉफ्ट को 5.4 बिलियन यूरो में बेच देगा। यह सौदा अप्रैल 2014 में पूरा हुआ, जिसमें नोकिया का मोबाइल फोन बनाने वाला बड़ा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट के पास चला गया। इसका मतलब है कि नोकिया, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता था, अब पहले की तरह अपने खुद के फोन सीधे नहीं बनाता। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की यह खरीद भी सफल नहीं रही। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट को खरीदे गए नोकिया फोन बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। इससे इसकी कीमत में लगभग $7.6 बिलियन का नुकसान हुआ। इसी वजह से फोन डिवीजन के कई कर्मचारियों की नौकरियां भी चली गईं। सीधे शब्दों में कहे तो माइक्रोसॉफ्ट भी नोकिया के पुराने सेलफोन बिजनेस को नहीं बचा सका। लेकिन एक बात का साफ होना जरूरी है, नोकिया कंपनी के तौर पर खत्म नहीं हुई। उसने अपने सेलफोन बनाने वाले कारोबार का बड़ा हिस्सा बेचा था। नोकिया के पास उसके दूसरे बिजनेस बचे रहे, खासकर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाने का कारोबार। 2015 में नोकिया ने फिर से एक बड़ा कदम उठाया।
इसने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एल्कटेल ल्यूसेंट को एक डील में खरीदा, जिसकी कीमत लगभग 15.6 बिलियन यूरो थी। इससे इसने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बिजनेस को और भी बड़ा बना लिया। इसी दौरान नोकिया नाम भी फिर से सेलफोन में वापस आया। एक फिनिश कंपनी जिसका नाम HMD ग्लोबल है, उसे मोबाइल फोन में नोकिया ब्रांड का इस्तेमाल करने का अधिकार मिला। बाद में HMD ने नोकिया ब्रांडेड एंड्रॉयड फोन और साधारण कीपैड फोन लॉन्च किए। 2017 में नोकिया 3310 भी एक नए वर्जन के साथ वापस आया। ये पुराने मशहूर मॉडल जैसा दिखता है, लेकिन इसमें कलर स्क्रीन और नए फीचर्स हैं। लेकिन अब मोबाइल फोन नोकिया कॉरपोरेशन का मुख्य व्यवसाय नहीं है। अब कंपनी मुख्य रूप से मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक और उपकरण बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आज भी मोबाइल, फिक्स्ड और अन्य कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए उपकरण बनाना नोकिया का बड़ा व्यवसाय है। 2026 में इसका मुख्य व्यवसाय नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्रित था। इसलिए नोकिया वास्तव में कभी मरा नहीं। जो खो गया वो था इसका पहले जैसा सेलफोन मार्केट का राजा होने का दबदबा। और ये अब भी एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं है कि नोकिया अच्छे फोन बनाना नहीं जानता था। इसके पास बहुत सारे बेहतरीन इंजीनियर थे। इसका नाम बहुत मजबूत था और करोड़ों लोग इस ब्रांड पर भरोसा करते थे। समस्या ये थी कि सेल फोन बहुत तेजी से बदल रहे थे। शुरुआत में सेल फोन में सबसे जरूरी था कॉल, मैसेज, अच्छा सिग्नल, लंबी बैटरी और मजबूत बॉडी। लेकिन फिर आईफोन आ गया और एंड्रॉइड के साथ मुकाबला बदल गया। अब टच स्क्रीन, इंटरनेट, एप्स और आसानी से इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर ज्यादा जरूरी हो गया। नोकिया अब भी फोन बनाने में मजबूत था, लेकिन उसे ऐसा सॉफ्टवेयर और ऐप सिस्टम बनाना मुश्किल हो गया जो एप्पल और एंड्रॉइड का मुकाबला कर सके। नोकिया ने भी कुछ ऐसे फैसले लिए जो सफल नहीं रहे। उसने सिम्बियन को छोड़ दिया और मीगो को मुख्य सिस्टम के तौर पर जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने विंडोज फोन पर दांव लगाया। हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर नोकिया ने एंड्रॉइड चुना होता तो वो जरूर सफल होता, लेकिन ये साफ है कि एंड्रॉइड बहुत तेजी से बढ़ा, जबकि विंडोज फोन के लिए उसकी बराबरी करना मुश्किल रहा। इसलिए सिर्फ कुछ ही सालों में नोकिया की स्थिति बदल गई। एक ऐसी कंपनी से जिसके मोबाइल फोन लगभग हर जगह इस्तेमाल होते थे, नोकिया एक ऐसी कंपनी बन गई जो मुख्य स्मार्टफोन बाजार से लगभग गायब हो गई। लेकिन कहानी का एक और अहम हिस्सा है। नोकिया के कई पूर्व कर्मचारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से गायब नहीं हुए। कुछ लोग दूसरी कंपनियों में चले गए और कुछ ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। इसलिए नोकिया में हासिल ज्ञान और अनुभव ने फिनलैंड की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के विकास में भी मदद की। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि नोकिया का इतिहास इतना अनोखा क्यों है। ये 1865 में कागज बनाने के लिए पल्प बनाने वाले बिजनेस के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद ये बिजली, रबर उत्पाद, केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आया। जब मोबाइल फोन आया तो नोकिया ने फिर से खुद को बदला और सबसे बड़ा बन गया। लेकिन जब टेक्नोलॉजी फिर से बदली तो ये उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। आज का नोकिया वह नोकिया नहीं है जिसे हम कीपैड फोन के समय जानते थे, लेकिन कंपनी अभी भी जिंदा है। ये अभी भी ऐसी तकनीक बना रहा है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कम्युनिकेशन नेटवर्क चलाने में मदद करती है। नोकिया की कहानी कारोबारों के लिए एक अच्छी याद दिलाती है। चाहे कोई कंपनी कितनी भी बड़ी और मशहूर क्यों ना हो, अगर वो बदलाव के साथ नहीं चलती तो पीछे छूट सकती है। सबसे अहम सबक यह है कि जब कारोबार अच्छा चल रहा हो तब भी कभी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब बिक्री ज्यादा हो और ब्रांड मशहूर हो तो यह सोचना आसान है कि आने वाले सालों में भी सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन बाजार बहुत जल्दी बदलता है। नई टेक्नोलॉजी आती है, नए प्रतियोगी आते हैं और ग्राहक खरीदारी के नए तरीके अपनाते हैं। इसलिए नवाचार बहुत जरूरी है। नवाचार का मतलब है बेहतर उत्पाद, सेवा या काम करने का तरीका बनाना। यह जरूरी नहीं कि हमेशा कोई बड़ी खोज ही हो। यह एक साधारण बदलाव भी हो सकता है जो ग्राहक की जिंदगी को आसान बना दे। उदाहरण के लिए तेज डिलीवरी, आसान पेमेंट, सरल वेबसाइट या तेज कस्टमर सर्विस। चाहे बदलाव छोटा हो, अगर वह किसी असली समस्या का हल करता है तो वह महत्वपूर्ण है। बिजनेस को अपने ग्राहकों की बात भी सुननी चाहिए। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर गर्व हो। आखिरकार ग्राहक ही तय करेगा कि वो इसे खरीदेगा और इस्तेमाल करेगा या नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट को लेकर बार बार शिकायतें आ रही हैं, तो तुरंत पता लगाना चाहिए कि असली समस्या क्या है। जब मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है जिसे लोग जल्दी पसंद करने लगते हैं, तो ये भी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतियोगी को उसकी नकल करनी चाहिए। सबसे जरूरी है कि ग्राहक को क्या चाहिए, इसे समझा जाए और ये कैसे बेहतर तरीके से दिया जा सकता है।
ग्राहक का पूरा अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रोडक्ट ही वजह नहीं है कि कोई व्यक्ति खरीदता है या दोबारा आता है। उदाहरण के लिए, किसी रेस्टोरेंट में खाना स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़े और ऑर्डर करना मुश्किल हो, तो ग्राहक शायद दोबारा ना आए। किसी ऑनलाइन शॉप का प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर चेकआउट में दिक्कत हो या डिलीवरी हमेशा लेट हो, तो ग्राहक शायद किसी और सेलर से खरीद ले। इसलिए बिजनेस को पूरे प्रोसेस को देखना चाहिए। जब ग्राहक पहली बार प्रोडक्ट देखता है, तब से लेकर खरीदारी पूरी होने और इस्तेमाल करने तक। एक और जरूरी सीख ये है कि जब बदलाव साफ दिखे, तो जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे फैसला लेना चाहिए। रिसर्च करना अभी भी जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया को बहुत ज्यादा लंबा करना भी अच्छा नहीं है। अगर सिर्फ मीटिंग और प्लानिंग होती रहे, लेकिन कुछ किया न जाए, तो दूसरी कंपनियां आगे निकल सकती हैं। बेहतर है कि पहले एक छोटा सा टेस्ट किया जाए। अगर कोई नया प्रोडक्ट है, तो पहले उसका छोटा बैच बनाएं। अगर कोई नई सर्विस है, तो उसे कुछ ग्राहकों पर आजमाएं। देखें कि क्या वो काम कर रही है। जब परिणाम अच्छे हों, तो उसे बड़ा किया जाए। इस तरह बिजनेस बिना सब कुछ दांव पर लगाए इनोवेट कर सकता है। पूरी कंपनी पर बड़ा रिस्क नहीं आता। कर्मचारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही अक्सर सबसे पहले समस्या को देखते हैं। सेल्स टीम सुनती है कि ग्राहक क्यों नहीं खरीदना चाहता। कस्टमर सर्विस बार बार आने वाली शिकायतें देखती है। इंजीनियर्स सबसे पहले देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, इसलिए मैनेजमेंट को सुनना आना चाहिए। जब कर्मचारी समस्या बताने से डरते हैं, तो असली स्थिति बॉस तक देर से पहुंचती है। एक अच्छा लीडर सिर्फ अच्छी खबरें सुनना नहीं चाहता, वह यह भी तुरंत जानना चाहता है कि क्या काम नहीं कर रहा है। समस्या को तब ठीक करना आसान होता है जब वह छोटी हो। एक और सबक यह है कि पूरे व्यापार को एक ही आय स्रोत पर निर्भर न करें। जब लगभग सारी आय एक ही उत्पाद से आती है, तो अगर उसकी मांग कम हो जाए, तो बड़ा संकट आ सकता है। लेकिन यह भी अच्छा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे व्यापारों में घुस जाएं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध न हो। बेहतर है कि आपके पास कुछ ऐसे उत्पाद या सेवाएं हों जो कंपनी के मुख्य काम से जुड़ी हों। इस तरह आय के दूसरे स्रोत भी मिल जाते हैं, लेकिन व्यापार का फोकस नहीं खोता। यह देखना भी जरूरी है कि बाजार किस दिशा में जा रहा है, न कि सिर्फ ये कि अभी क्या ज्यादा बिक रहा है। उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद की बिक्री अभी भले ही ज्यादा हो, लेकिन अगर हर साल उसके उपयोगकर्ता कम हो रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं कोई नया उत्पाद अभी भले ही छोटा हो, लेकिन अगर उसके उपयोगकर्ता तेजी से बढ़ रहे हैं, तो यह भविष्य में बाजार का बड़ा हिस्सा बन सकता है। इसलिए किसी भी बिजनेस को सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या हमारी बिक्री अभी भी अच्छी है, उन्हें यह भी पूछना चाहिए कि बाजार में क्या चीजें तेजी से बदल रही हैं। एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि नए उत्पाद बनाने से डरना नहीं चाहिए, भले ही इससे पुराने उत्पाद की बिक्री कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरानी सेवा अभी भी व्यवसाय के लिए लाभदायक है, लेकिन लोग अब नई डिजिटल वर्जन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप भी डिजिटल वर्जन बना लें। संभव है कि पुरानी सेवा की कमाई कम हो जाए, लेकिन अगर कंपनी कोई कदम नहीं उठाती, तो कोई प्रतियोगी बेहतर वर्जन बना सकता है और ग्राहक छीन सकता है। यह बेहतर है कि आपकी खुद की नई प्रोडक्ट पुरानी की जगह ले, बजाय इसके कि कोई प्रतियोगी ऐसा करे। यह भी जरूरी है कि व्यवसाय को साफ साफ पता हो कि ग्राहक की असली समस्या क्या है, जिसे उन्हें हल करना है। उदाहरण के लिए, एक टैक्सी कंपनी सिर्फ टैक्सी के बारे में नहीं है। ग्राहक को जरूरत है कि वह सुरक्षित और जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। एक रेस्टोरेंट सिर्फ खाना नहीं बेचता, वहां पर तेजी, सुविधा और अच्छी सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कंपनी को यह साफ पता होता है कि ग्राहक को असल में क्या चाहिए, तो यह देखना आसान हो जाता है कि बिजनेस को कैसे बदलना चाहिए। इनोवेशन में पैसे का भी बहुत महत्व है। जब बिजनेस अच्छा चल रहा हो, तो रिसर्च, टेस्टिंग, ट्रेनिंग और नए प्रोडक्ट के लिए बजट रखना अच्छा होता है। सेल्स गिरने का इंतजार मत करो, नई आइडिया ढूंढना शुरू करने से पहले ही तैयारी करो। जब बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, तो ट्राई करने के लिए ज्यादा पैसा और समय होता है। जब समस्या बड़ी हो जाती है, तो करने के विकल्प कम हो जाते हैं। यह भी जरूरी है कि जो प्रोडक्ट अब काम नहीं कर रहा, उसे बंद करना आना चाहिए। कुछ कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट पर लगातार खर्च करती रहती हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें पहले ही बहुत पैसा लगा दिया होता है। लेकिन सिर्फ पहले का खर्चा कोई अच्छा कारण नहीं है कि ऐसे प्रोडक्ट को जारी रखा जाए जिसका भविष्य अच्छा नहीं है। जो देखना चाहिए वो ये है कि क्या ग्राहक अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या इसमें कमाई की कोई संभावना बची है। अगर नहीं, तो शायद समय, लोग और पैसा किसी बेहतर मौके में लगाना ज्यादा अच्छा होगा। यह भी जरूरी है कि कर्मचारियों की स्किल्स भी बिजनेस में होने वाले बदलावों के साथ बदलें। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो कंपनी के लोगों को भी उसे सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर ऑनलाइन बिक्री ज्यादा जरूरी हो रही है, तो बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन पेमेंट और डिलीवरी सीखनी होगी। अगर सॉफ्टवेयर ज्यादा जरूरी हो गया है,
तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो इसे बना सकें और इसमें सुधार कर सकें। सिर्फ नई टेक्नोलॉजी खरीदना ही काफी नहीं है, लोगों को भी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आना चाहिए। निर्णय लेने में डेटा भी बहुत जरूरी है। बिजनेस को पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कौन सा कमजोर हो रहा है, किस चीज की सबसे ज्यादा शिकायत आती है और क्यों कुछ ग्राहक चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ नंबरों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, ग्राहकों से बातचीत भी करनी चाहिए। फीडबैक पढ़ें, उन कर्मचारियों की सुने जो सीधे ग्राहकों से बात करते हैं। जब डेटा और असली फीडबैक को मिलाया जाता है तो और साफ पता चलता है कि क्या सुधारना चाहिए। समस्या आने से पहले योजना बनाना भी जरूरी है। अगर कोई नया बड़ा प्रतियोगी आ जाए तो क्या करेंगे? अगर बिक्री कम हो जाए तो क्या करेंगे? अगर खर्चे बढ़ जाएं तो क्या करेंगे? अगर कोई नई तकनीक आ जाए जो मौजूदा उत्पाद की जगह ले सकती है तो क्या करेंगे? भविष्य का बिल्कुल सही अंदाजा लगाना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर अचानक कोई बदलाव हो जाए तो आपके पास योजना होनी चाहिए। इस तरह कंपनी को समस्या आने पर शून्य से शुरू नहीं करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि हर नया आइडिया सफल नहीं होगा। यह सामान्य बात है कि कुछ परीक्षण काम नहीं करते। सबसे जरूरी यह है कि शुरुआत में जोखिम छोटा हो और हर गलती से कुछ सीखा जाए। वह व्यापार ज्यादा खतरनाक है जिसमें कुछ नया आजमाया ही नहीं जाता, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन उसे पता चले कि वह पीछे छूट गया है। यह भी जानना जरूरी है कि कब बाहर से मदद मांगनी चाहिए। हर तकनीक और हर कौशल कंपनी को खुद ही विकसित करना जरूरी नहीं है। कई बार तकनीक खरीदना, पार्टनर लेना या नया विशेषज्ञ लाना ज्यादा तेज होता है। सबसे जरूरी है ये चुनना कि कंपनी को क्या खुद करना चाहिए और क्या किसी दूसरे विशेषज्ञ से लेना बेहतर है। नेताओं से स्पष्ट दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हर विभाग कुछ अलग करना चाहता है तो कंपनी धीमी हो जाती है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्राथमिकता क्या है, कौन जिम्मेदार है और काम कब तक पूरा होना चाहिए। जब दिशा स्पष्ट होती है तो पूरी टीम भी तेजी से काम कर सकती है। व्यवसाय को यह भी जानना चाहिए कि ग्राहक उसे क्यों चुनते हैं। यह हो सकता है क्योंकि यह सस्ता है, यह टिकाऊ है, यह तेज है या यह इस्तेमाल करने में आसान है। जब कंपनी को पता होता है कि उसे क्यों चुना जाता है तो उस फायदे की रक्षा करना और उसे मजबूत करना आसान हो जाता है। लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि कहीं कोई प्रतियोगी इसे और बेहतर तरीके से तो नहीं कर रहा है। आखिरकार नोकिया से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक बहुत साधारण है। आज की सफलता भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं है। बिजनेस को लगातार सीखते रहना चाहिए। ग्राहक और कर्मचारी की बात सुनना आना चाहिए। मार्केट में बदलाव को जल्दी पहचानना चाहिए। नई सोच को आजमाने की हिम्मत होनी चाहिए। और जब लोगों को अब उसकी जरूरत न हो तो पहले सफल रहे प्रोडक्ट को भी बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर दिन बिजनेस को बदला जाए, लेकिन जब सब कुछ बदल रहा हो तो बिजनेस को हमेशा एक जैसा भी नहीं रखा जा सकता। वो बिजनेस जो लंबे समय तक टिक सकता है वो हमेशा सबसे बड़ा नहीं होता। ज्यादा जरूरी है कि वो सुनना, सीखना और सही समय पर खुद को बदलना जानता हो।